ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं, चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको खबरें और उसके साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है ताकि दुनिया के हकीकी हालात आप तक पहुंच सकें और आप अपना नजरिया कायम कर सकें। वेस्ट एशिया में जिस तरह से जंगें हुई, शुरुआत गाजा से और उसके बाद ईरान तक और यमन तक और लेबनान और सीरिया, इन तमाम मुल्कों तक उस जंग का असर हुआ, बाकायदा जंगें हुई। और अब एक तरह से किसी हद तक खामोशी बताई जाती है, जंग बंद है, लेकिन साथ साथ इजराइल की तरफ से लेबनान और गाजा दोनों तरफ हमलों की भी खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन इसके दरमियान इराक में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है। इराक के पार्लियामेंट इलेक्शन इसलिए अहम है कि वहां इस पूरे इलाके में ईरान के अलावा डेमोक्रेसी अरब मुल्कों में अगर कहीं है किसी हद तक, काफी हद तक, वो इराक में है। कुवैत में एक नेशनल असेंबली का वोटिंग होता है जिसमें सिर्फ एडवाइजरी रोल होता है, उसके बहुत ज्यादा मानी नहीं है। और मिस्र में, जॉर्डन में और बाकी जीसीसी मुल्कों में किस तरह की हुकूमतें हैं। मिस्र में हमने देखा था 2011-12 में एक हुकूमत आई, उसको गिरा करके फिर वहां फौजी हुकूमत बिठा दी गई। और अब ये कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका की पसंद के फैसले वहां होते रहे। तो इराक का ये इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं तेहरान से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास साहब, जो हिंदी रेडियो, ईरान हिंदी रेडियो के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और उनकी वीडियो आपने अब से पहले भी देखी है, बहुत ही गहराई के साथ वो तज्जिया करते हैं। और उसके साथ हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रंप का जो बयान इजराइल वाले हमले के सिलसिले में ईरान के खिलाफ आया, उसके बाद ईरान क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि ईरान इस पूरे इलाके में तन्हा मुल्क है जो यूनाइटेड नेशन में या दूसरे फोरम्स पर भी जाकर के अमेरिका के खिलाफ न सिर्फ बयान देता है बल्कि कानूनी चाराजोई की भी कोशिश करता है। ये सब हम समझेंगे। अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इराक के इलेक्शन 2003 के बाद में कई इलेक्शन हुए हैं। इस बार का इलेक्शन क्यों अहम है ऐसे वक्त में, जबकि अमेरिका की फौज की वापसी के लिए एग्रीमेंट हो चुका है और कहते हैं कि उस पर किसी हद तक अमल भी शुरू हो चुका है। क्या कुछ है इराक के इलेक्शंस की हकीकत और कितना इंपॉर्टेंट है ये, और इसके आगे आने वाले हालात आपको कैसे लग रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। बहुत अहम इलेक्शन थे काज़मी साहब, इस बार के भी ये छठा इलेक्शन था सद्दाम के खात्मे के बाद, और अहम पार्लिमानी इलेक्शन था। इलेक्शन को लेके कई वाकयात और कई तरह के डेवलपमेंट्स गुज़श्ता महीनों से ही हम ये देख रहे हैं। एक अहम डेवलपमेंट इसमें ये रहा कि मुक़्तदा सदर साहब जो हैं, उनकी पार्टी, उसने बाइकआउट किया इसका इलेक्शन का, और दूसरों से भी अपील की कि वो भी बाइकआउट करें। कोशिश की ये इस बात की कि इलेक्शन ऐसा हो जाए कि उसकी लेजिटिमेसी पर ही सवाल उठ जाए, यानी इतनी कम शिरकत हो और इतना, लेकिन बहरहाल वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। बहुत वो जज्बाती टाइप के आदमी हैं, बहुत से फैसले वो जज्बाती अंदाज में करते हैं। उनका ये कहना है कि टोटली जो कुछ निज़ाम है सारा उसमें करप्शन है और ये है, तो इसको जारी रखना जो है वो फायदा नहीं, इस तरह की बातें नहीं। उनकी जो मुतालबात हैं वो कुछ इस तरह के हैं जो बहुत काबिल अमल नहीं, उन पर अमल नहीं हो सकता। तो एक तो ये थी सूरत, लेकिन बहरहाल हमारे 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 दर्शकों को बाकायदा इसका इंतजार है
कि मुक़्तदा सदर का क्या रोल रहा है इस इलेक्शन में, इसको वाकई वजाहत से समझने की जरूरत है। और मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि मुक़्तदा सदर 2003 में जंग के आखिरी हिस्से में नजफ में जो टकराव हुआ था, कुछ लोग उनको उसके लिए भी जिम्मेदार मानते हैं, और कुछ बरस पहले वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी जाकर के मिले थे मुक़्तदा सदर। उनकी पार्टी का जरा थोड़ा सा और बताइए कि किस तरह से बायकॉट करने के बाद फिर क्या? जी जी। उनकी मुक़्तदा सदर का हम ये है कि 4 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे 2021 में, उसमें मुक़्तदा सदर की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी का मतलब ये नहीं था कि ऐसी बन जाती कि अपनी हुकूमत बना लेती। वहां की इस तरह की सूरत हाल ही नहीं। हम गुफ्तगू में आगे चल के सूरत हाल पे जब बात करेंगे तो उससे वाज़ेह हो जाएगा कि किसी एक पार्टी या एक ब्लॉक के लिए हुकूमत बना पाना वहां काफी मुश्किल है। बाकी और ब्लॉक्स की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो जब वो अपनी शराइत पे हुकूमत नहीं बना पाए, तो उन्होंने क्या किया, जितने उनके एमपीज थे वो सारे ने इस्तीफा दे दिया, सब पार्लियामेंट से बाहर हुए और पूरा उन्होंने अपने आप को किनारे कर लिया। इस बार का जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया, कहा कि हम इसमें शिरकत ही नहीं करेंगे, हम बाइकआउट ही नहीं करेंगे, ये सारा का सारा करप्ट है मामला। बहुत कोशिश की गई उनको बनाने की, वजीर आजम मोहम्मद शिया सूदानी की तरफ से और साबिक वजीर आजम नूरी अल मालिकी की तरफ से बड़ी कोशिश की गई कि ये बाइकआउट की जो कॉल है ये वापस ले लें, लेकिन वो माने नहीं, वो अपने उस पर कायम रहे और नतीजा यह हुआ कि वो शरीक नहीं हुए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन, मंगल के रोज इलेक्शन हो गए और इलेक्शन का वहां पर एक प्रोसेस ये है कि जैसे कैंडिडेट जाके नॉमिनेशन करते हैं, तो वहां पर एक प्रोसेस ये है कि इलेक्शन से 3 महीने पहले जो वोटर्स हैं उनको भी रजिस्टर करना पड़ता है खुद को। जिनको भी, जितने भी लोग एलिजिबल हैं वो खुद भी जाके रजिस्टर करते हैं अपने आप को, और रजिस्टर होने के बाद फिर वो इलेक्शन में शिरकत करते हैं। ये वहां का एक अलग प्रोसेस है, बाकी जगहों से जरा अलग हटके। तो हम ये देख रहे हैं कि इराक में वोटर्स की तादाद जो है वो एग्जैक्टली बताई नहीं गई है, गवर्नमेंट ने नहीं बताया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आई है, एक अंदाजा सिर्फ है। और 2018 के आसपास 17 में जो इलेक्शन हुए, उस वक्त एक बार ये बात आई थी कि 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ वोटर्स हैं, लेकिन उसके बाद से फिर इसका जिक्र नहीं हो रहा है। तो अब अंदाजा यह है कि करीब 30 मिलियन यानी 3 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं इराक में जो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। लेकिन उनमें से जिन लोगों ने रजिस्टर किया वो उनकी तादाद है 20 मिलियन और कुछ 50,000, यानी 2,50,000 कुछ लोगों ने रजिस्टर किया, प्लस आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, आर्म्ड फोर्सेस वहां तादाद 13 लाख है। तो आर्म्ड फोर्सेस में वो पुलिस भी और बाकी जितने सिक्योरिटी फोर्सेस सारी सब मिला के 13 लाख है। तो वो उनका गवर्नमेंट की तरफ से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वोटिंग के लिए, वो भी वोट करते हैं। इंडिया से ये अलग है मेरे ख्याल से, इंडिया में फौजियों को वोटिंग में शिरकत नहीं करते, लेकिन इराक में वो शिरकत करते हैं और उनको रजिस्टर तो करीब करीब तकरीबन रजिस्टर किया कि हम वोटिंग में शिरकत करेंगे। अब इनमें से 12 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने वोटिंग में शिरकत की, हिस्सा लिया। करीब 56%, 56.11% जो है ये टर्नआउट रहा, जो इराक के हिसाब से एक अच्छा बड़ा टर्नआउट माना जाता है। अब मुक़्तदा सदर ने चूंकि बाइकआउट का ऐलान किया था तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि टर्नआउट और भी कम रहेगा, काफी ज्यादा इससे भी। लेकिन जो टर्नआउट रहा उससे इराकी ओहदेदारों के जो बयान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि काफी खुश हैं और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी काफी। अच्छा, अहमद अब्बास साहब ये बताइए कि इराक एक ऐसा मुल्क है जो अवामी तौर पर तो ये समझा जाता है कि ईरान उसका बेहतरीन दोस्त है। दूसरी तरफ इराक में अमरीकी गैर मुल्की फौजें हैं और उनका भी हुकूमत के फैसलों में कहीं कहीं असर नजर आता है।
कभी कभी तो बहुत ज्यादा, कभी कुछ कम। ऐसी हालत में शिया अल सुडानी जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके दौर को किस तरह से देखा गया? वो ज्यादा अमेरिकन थे या ज्यादा ईरान के दोस्त थे? क्या कुछ था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये असल में थोड़ा सा पेचीदा मसला है। इसको मैं थोड़ा इसको बयान करता हूँ कि सूरत हाल जो क्या है, इस ताकि सिचुएशन वाजे हो जाए। शिया सुडानी साहब की जो हुकूमत है, इसे टेक्नोक्रेट हुकूमत कहा जाता है, हम्म, और इसमें पॉलिटिशियन से ज्यादा उस तरह के लोग हैं जो किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हम्म, इस तरह के लोग हैं। इन्होंने 2022 में ये लाए गए, उसके बाद से इन्होंने हुकूमत जो चलाई है, इसमें ये हुआ है कि असल में इराक की इकोनॉमी पे अमेरिका का कंट्रोल बहुत मजबूत है। हम्म, और सूरत हाल यह है कि इराक अपना तेल बेचता है और उसके पैसे अमेरिकन बैंकों में होते हैं, जाते हैं, डॉलर्स, वो पेट्रो डॉलर जिन्हें कह सकते हैं। अब इराक की गवर्नमेंट अगर वो वहां से उसमें से कोई अमाउंट लेना चाहती है, तो उसे पहले अमेरिकन गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि ये खर्च कहाँ होंगे। हम्म, ये अपनी इसकी अपने तेल की पैसे हैं, अपने तेल के वो पैसे हैं, वहां के रिसोर्सेज के, जाहिर है। लेकिन इराकी गवर्नमेंट मजबूर है कि वहां पहले बताए कि हाँ हम इसको फला जगह फला जगह फला जगह, फिर अमेरिका उसको सैंक्शन करता है, फिर वो अपने वो वहां से पैसे निकाल सकते हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी मजबूरी और कमजोरी और कितनी दुखती रग जो है वो अमेरिका के हाथ में इराक की है। और सूरत हाल ये हो गई है कि इराक के अंदर इस पे बड़ी शिकायतें हो रही हैं, और इतना कि हादी अल आमरी वहाँ के एक बड़े सियासतदान भी हैं, और जो वहाँ की फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज उसका हिस्सा हैं, उन्होंने एक शिकायत की कुछ दिन पहले। उन्होंने बयान दिया कि अमेरिका का एक एम्प्लॉय, अमेरिकन किसी मिनिस्ट्री का एक एम्प्लॉय, उसकी ताकत और पावर उसका हमारे एक मिनिस्टर से ज्यादा हो गया है। ये सूरत हाल उसने इस तरह से उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। अब इराक के पास ये है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता ये है कि जाहिर है अपनी ये ऐलान करे, भाई ठीक है हम अपना तेल बेचेंगे और अपने हिसाब से खर्च करेंगे, अमेरिका कोई अमल दखल नहीं रहना चाहिए। तो अमेरिका फिर इराक पर पाबंदियां लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है कि इराक के तेल की फरोख्त पे पाबंदियां लगा दे। ये इसके लिए तैयार बैठा है। इराकी उसकी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह इतना बड़ा कदम उठा पाए। तो अब इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद शिया सुडानी ने बीच का रास्ता चलने की कोशिश की। बीच का रास्ता का मतलब यह हुआ कि अमेरिका एक तरफ से प्रेशर ये डाल रहा था कि अमेरिका का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक अमल हो, यानी यानी इसमें इराक में कोई भी ग्रुप, कोई भी पार्टी, कोई भी तंजीम ऐसी नहीं हो कि जो ईरान से करीब है, और अगर पार्टी और तंजीम है तो उसके पास कोई अख्तियार नहीं होना चाहिए, वो रिलेवेंट नहीं रह जाए, उसको ऐसा मजबूर कर दिया जाए, हाथ बांध दिए जाए। लेकिन वहां इराक में मोहम्मद शाह सीदानी समेत जितने भी लोग हैं उनको पता है कि ईरान को नजरअंदाज करना असल में खुदकुशी है। इसलिए कि अमेरिका तो यहां से 10,000 12,000 किलोमीटर दूर। जब इराक पे कोई मुसीबत के वक्त आ जाता है, जैसा कि दाइश के वक्त हुआ था, तो कोई नहीं आता है, और जो मदद के लिए आया है वो ईरान, और आज भी मदद कर रहा है। आज भी ईरान की वजह से इराक की बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं, और बहुत गहरे ताल्लुकात ईरान और इराक के दरमियान हैं। और वो ताल्लुकात सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि अवामी ताल्लुकात भी बहुत गहरे हैं। अवामी ताल्लुकात, उलमा के एक दूसरे से ताल्लुकात कई सतह के हैं। तो ईरान को नजरअंदाज कर देना ये मुमकिन नहीं। एक बात, दूसरी चीज और भी है, इराक में मुख्तलिफ पार्टियों के बीच में क्लैश भी बहुत रहता है। जब वो क्लैश हो जाता है, उसको दूर करने में भी ईरान का रोल बहुत अहम रहता है। बहुत सारे बड़े बड़े टकराव ईरान की वजह से हल हो गए और वो किसी नतीजे पर पहुंचे इराकी। तो ईरान को नजरअंदाज कर पाना भी मुमकिन नहीं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी हुकूमत हो उसको बहुत संभल के चलना पड़ता है कि वो अमेरिका इन इस पॉइंट पर ना पहुंच जाए कि अमेरिका पाबंदियां लगा दे, और इतना अमेरिका के दबाव में ना आ जाए कि ईरान से दूर हो जाए। तो ये आमतौर पर एक चैलेंज वहां पर होता है। मोहम्मद शाह सुडानी के सिलसिले में ये रहा कि उन्होंने अमेरिकन इन्फ्लुएंस को बढ़ने का मौका दिया। ये उन पे इल्जाम कई लोगों से मैंने सुना कि वो है आयत कि उन्होंने अमेरिकन को ज्यादा स्पेस देने की कोशिश की, तमाम मजबूरियों समझने के बावजूद।
तो अब इस बार बेशक उनका जो ब्लॉक है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तामीर व तनमीया, उसका अरबी नाम है, तो उसको सीटें तो ज्यादा मिली, करीब 13 लाख वोट मिले हैं, 12 मिलियन जो वोट पड़े हैं, 1 करोड़ 20 लाख, उसमें से करीब 13 लाख वोट उन्हें मिले हैं। तो सीटें उनको मिल जाएंगी ठीक ठाक, सबसे बड़ा ब्लॉक वो बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हुकूमत बना सके, बल्कि उनको अभी बहुत मदद देनी पड़ेगी दूसरे ब्लॉक्स की, और उन ब्लॉक्स में बहुत सारे ऐसे हैं जो ईरान के बहुत करीब माने जाते हैं। तो कुल मिला के सूरत हाल ये है कि वहां पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस अभी है, और इस वजह से है कि इराक की इकोनॉमी में अमेरिका का दखल दखल बहुत ज्यादा है। अमेरिका के इराक की इकोनॉमी के लिए अमेरिका की तरफ से खतरात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ईरान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए कि ईरान का जो वहां से समाजी ताल्लुकात और सियासी ताल्लुकात और अलग अलग सतह के हैं, तो ईरान को वहां से कोई हटा नहीं सकता। ईरान के जो एलाइज हैं उनको कोई कमजोर नहीं कर पाया है, जो इलेक्शन भी हुआ है उसमें कोई कमजोर नहीं कर पाया है। ये सूरत हाल ये बहुत ही अहम जानकारी आपने दी कि इराक के तेल एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है वो अमेरिकी बैंकों में चला जाता है, और वहां से फिर अमेरिका की इजाजत से पैसा हासिल किया जाता है, बता करके कि कहां खर्च हो रहा है। तो जाहिर है ईरान से बिजली खरीदता है, इराक ईरान से बहुत सी चीजें खरीदता है। कई बार ऐसी भी खबरें आई कि ईरान को पेमेंट जो होने वाला था उसे अमेरिका ने रोका। इस तरह से इसको रोकने का सिलसिला मुझे याद आ रहा है सद्दाम हुसैन के जमाने में भी, जो आखिरी तकरीबन 12 साल थे पाबंदियों के, उस वक्त ऑयल फॉर फूड नाम का एक प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन के नाम से वो किया था, और वो बहुत ही मुख्तसर कम पैसा मिलता था कि जो पैसे से आप दूसरे मुल्कों से खाने पीने की चीजें मंगा सकें। और दूसरी उसमें एक कहानी और थी बहुत ही दिलचस्प। सद्दाम हुसैन चोरी से, सीक्रेट उसे कहा जाता था, बाकायदा तेल एक्सपोर्ट करता था सीरिया और ओमान के रास्ते, माफ कीजिएगा जॉर्डन के रास्ते, अम्मान जिसकी राजधानी है, और वो उसे कहा जाता था सीक्रेट। हालांकि वो खुला 24 घंटे ट्रक चलते थे, और उसमें यूनाइटेड नेशन में कभी आवाज नहीं उठती थी कि सद्दाम हुसैन कोई चोरी से तेल बेच रहा है। तो ये इस वक्त ये सूरत हाल है कि एक तरफ अमेरिका की जो फौजें वापस जाने वाली थी, जिनका कोई प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है, उसका शेड्यूल क्या है? क्या उस पर आपको यकीन आता है कि उस शेड्यूल पर अमेरिकी फौजें वापस चली जाएंगी? देखिए, अमेरिकन फौजों को सितंबर 2026 में वापस चले जाना है, और इसका मुतालबा खुद शिया सुदानी ने भी किया, और उस वक्त किया कि जब अमेरिका की तरफ से हशदुश-शाबी के खिलाफ प्रेशर बढ़ने लगा, कि हशदुश-शाबी के खिलाफ जो पॉपुलर फोर्सेस हैं वहां पर, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पीएमएफ, के इनको जो है वो कंट्रोल किया जाए, इनको जो है इन पर लगाम लगाई जाए। उस वक्त उन्होंने ये कहा कि भाई अब ये सूरत हाल हो गई है कि इराक में दाइश का तो खात्मा हो गया है। अमेरिकन फोर्सेस, अच्छा खाली अमेरिकन फोर्सेस नहीं है काजी साहब, 80 मुल्कों की फोर्सेस है, यानी जो 2-2.5 फोर्सेस है उसमें 80 किसी मुल्क के 10-20 ऐसे भी हैं। तो उनका ये कहना था कि इन फोर्सेस को अब निकाला जाए, चूंकि दाइश से जंग खत्म हो गई है। अच्छा, यही आर्ग्यूमेंट अमेरिका का था कि आपने ये जो हशदुश-शाबी बनाई है, ये दाइश के खिलाफ आपने बनाई थी, अब दाइश का तो खत्म हो गया, तो अब इसे भी खत्म किया जाए। तो उस पर शिया सुदानी के बयान आया कि दाइश को ही रोकने के लिए अमेरिकन फोर्सेस आई थी, तो अब जब दाइश खत्म हो गई तो पहले ये चली जाएं, उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं, हशदुश-शाबी के बारे में सोचेंगे। लेकिन जो रिजल्ट वो आए, उसमें हशदुश-शाबी से वाबस्ता या खुद हशदुश-शाबी के जो जमातें हैं, सियासी जो उनकी शाखें हैं, उनको अच्छा खासा वोट मिला है। और इसी में अवाम ने ये मैसेज भी दे दिया है कि हशदुश-शाबी के सिलसिले में अवाम की राय क्या है उन्होंने जाहिर कर, पिछले इलेक्शन के बरखिलाफ इस बार उनको और ज्यादा कामयाबी मिली है। तो ये मैसेज उनको गया है कि हशदुश-शाबी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इसमें ये अब अमेरिकन फोर्सेस की जो बात है, तो सितंबर 2026 में उन्हें चले जाना चाहिए कायदे से अगर देखा जाए, लेकिन लगता नहीं है कि अमेरिका इतनी आसानी से वहां हटेगा।
हालांकि अमेरिका को अपनी फोर्सेस के लिए डर है और उसने बहुत सारे लोगों को कुर्दिस्तान के इलाके में पहुंचा दिया है, इराकी कुर्दिस्तान, कि वो महफूज रहें, उन पर कोई हमला ऐसा ना हो जाए, क्योंकि वो डरते रहते कि इराक के अंदर ही कभी हमला हो गया तो फिर अचानक उसमें लोग मारे जाएंगे। तो अमेरिका की ये सूरत हाल है। लेकिन ये है कि फिर भी वो कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ वहां बाकी रहे, कि उसकी वजह से जो है वो जो इक्तिसादी काम करना चाह रहे हैं, हालांकि नाम खाली इक्तिसादी के, बाकी जो है वो वहां पर बैठ के इंटेलिजेंस का काम करते हैं, इसराइल के लिए इंटेलिजेंस फराहम करते हैं। ईरान पर जब हमला किया इसराइल ने, तो रास्ता साफ कर लिया। आपने शुरू में इंट्रो में बात भी की कि हमला क्या, वो उसने रास्ता क्या साफ किया, अमेरिका खुद शामिल था इस जंग में, ट्रंप का बयान है इसमें। तो इस तरह के जो फायदे उनको मद्देनजर रखते हुए लगता नहीं कि वो आसानी से जाएंगे। उनको जाहिर है उनको या निकालना पड़ेगा, ऐसे तो जाएंगे नहीं, इनको भगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, यानी मजबूर करना पड़ेगा कि इराक से चलेगा। जी, मुझे याद है नूरी अल मालिकी जब प्राइम मिनिस्टर थे 2006 से 2014 के दरमियान, तब भी एक एग्रीमेंट हुआ था और नूरी अल मालिकी ने कहा था कि हमारी पार्लियामेंट इस बात के लिए तैयार नहीं है कि आपकी फौजें यहां रहें। आखिरकार उन्हें वापस जाना पड़ा था और दोबारा दाइश का एक चक्कर चला करके फिर अमरीकी फौजें वहां पर आ गई और नूरी अल मालिकी को हुकूमत छोड़नी पड़ी। नूरी अल मालिकी के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि आयतुल्लाह सिस्तानी को भी मशवरा देना पड़ा कि नूरी अल मालिकी अब हुकूमत से हट जाए। यानी इस हद तक वो प्रोपेगेंडे का सिलसिला चला। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा और ये समझना चाहता हूं कि इराक में जिस सतह की भी अब स्टेबिलिटी है, मैं समझता हूं इराक कई बार आप गए होंगे अभी पिछले कुछ वर्षों में भी, क्या आपको अब इराक में वो कुछ तरक्की नजर आती है कि कुछ डॉलर कम से कम कुछ हिस्सा आमदनी का मुल्क की तरक्की में भी लग रहा हो? क्या ऐसा कुछ है या सिर्फ सरकार चलाने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, और अमेरिका का वो इंटेंशन जो रहता है कि कोई तरक्की ना हो पाए, क्या उसी तरह से चल रहा है? क्या हालात है? देखिए, अगर तरक्की की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन तो हमें नजर आता है, लेकिन जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि एजुकेशन का, जैसे कि मेडिकल के सिलसिले में, तालीमी खास तौर पे बहुत, या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज जो बननी चाहिए, अभी उस सतह का डेवलपमेंट नजर नहीं आता। तो जो चीजें हैं, जैसे कहीं रोड बन गया या इमारतें बन गई, होटल बन गए, इस तरह की चीजें, लेकिन वो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी पायदार डेवलपमेंट की जबानत बन सकता है, उस तरह की भी बहुत कमी है। उसकी अभी उसके मंसूबे भी कम नजर आते हैं और उस पे प्रोग्राम की भी कमी काफी नजर आती है। ये जो बहुत बटे हुए भी हैं, वहां पर बहुत सारी जमातें हैं, फिर ब्लॉक्स हैं, उनके आपस में क्लैश रहता है। मिनिस्ट्रीज वो इस तरह से लेते हैं कि भाई वो फला फला मिनिस्ट्री फला को मिले, उसकी इतनी सीटें हैं। इसमें बहुत दफा ऐसा हो जाता है कि कोई इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट पे काम उस तरह से हो नहीं पाता, जबकि होना चाहिए, जिसकी बहुत जरूरत है। हमने सूबे अलंबार में देखा, सूबे अलंबार जो अहले सुन्नत का सूबा माना जाता है, वहां पर तरक्की के काम ही हुए, लेकिन इसी तरह के और जो बुनियादी तरक्की के काम है वो उनमें अभी जरूरत है, उस पर काम होने की जरूरत है। अभी ये देखने में आ रहा है कि इराक ने अपने तेल का कुछ हिस्सा चाइना को बेचना शुरू किया है और चाइना की मदद से वो कुछ डेवलपमेंट के काम और बड़े प्रोजेक्ट वहां पर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। ये हमें तो चाइना को जो तेल बेचना शुरू किया है, वो इस वजह से भी बेचना शुरू किया है कि फिर ये इस तेल के पैसे अमेरिकन बैंकों में नहीं जाएंगे, ये दूसरे किसी मकसद में के लिए भी इस्तेमाल हो सकेंगे। तो ये हमें देखने में आ रहा है। अब अभी देखना बाकी है कि इसका किस तरह से प्लानिंग होती है, किस तरह से बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, बड़े इदारों के लिए, बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए कैसे मनसूबाबंदी की जाती, किस तरह आगे बढ़ते हैं, इसकी जबकि बड़ी सख्त जरूरत है। और अब वो बहाना भी नहीं रहेगा कि भाई दाइश से जंग थी, जाहिर बहुत साल इराक के उसमें चले गए, बहुत कुछ सब कुछ पीछे रह गया। अब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये हो गया कि दाइश को किस तरह से रोका जाए। लेकिन इसके अब सूरत हाल ये है कि दाइश का सिलसिला खत्म हुआ, अब इनको तरक्याती कामों पे तवज्जो देनी चाहिए। तो और अभी उस पर कमी नजर आती है बहुत ज्यादा। उस पे कमी नजर आती है। मुझे याद पड़ता है कि जब नजफ का एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ था, उसको कई साल रोका गया, डिले किया गया,
कि इस इलाके में तरक्की ना हो पाए। अब नजफ का एयरपोर्ट बाकायदा एक्टिव है और 20 लाख लोग पहुंचते हैं अरबईन के मौके पर और पूरे साल। तो अभी इराक के सिलसिले में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मुझे बताइए कि ये जो जून में इजराइल ने जो हमला किया था ईरान पर और जिसमें बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ, अब ट्रंप साहब ने कह दिया कि मैं उसकी निगरानी कर रहा था और मैं ही सब कुछ इंचार्ज था। अब ईरान इसमें क्या करेगा? कुछ बयानात आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि ट्रंप के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ है, थोड़ा सा इसकी तफसील कुछ बता पाएंगे? जी बिल्कुल। ईरान की तरफ से, जो अमेरिका की तरफ से जब ये बयान आ गया, तो ईरान की तरफ से अब ये मुतालबा शुरू हुआ है, अपने डिप्लोमेटिक सतह पर फिलहाल शुरू हुआ है कि अमेरिका इसका हर्जाना भरे, इसलिए कि अमेरिका ने बगैर किसी वजह के अटैक किया ईरान पर। और अब जब उसने मान लिया, खुद एतराफ कर लिया, तो जाहिर है उसको इसका नुकसान और हर्जाना भरना चाहिए, जो नुकसान पहुंचा है ईरान के अलग, खासतौर पर न्यूक्लियर साइट्स को, और उसके अलावा बाकी जो नुकसान और अफराद जो शहीद हुए हैं। अब यह है कि इसका देखिए, ईरान की पॉलिसी अगर आप देखिए तो जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं, ईरान उसको छोड़ता नहीं। भले उसको पहले से पता हो कि इसका कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है, लेकिन वो कोशिश जारी रखते हैं, आखिर तक कोशिश करते हैं। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि वो कोशिश ईरान की तरफ से अभी तो डिप्लोमेटिक सतह पर उठा है, बाद में कानूनी आलमी इदारों में कानूनी सतह पर जो जहां पर फाइल करना होगा इस सिलसिले में, जो है वो मुकदमा करना होगा, वो ईरान की तरफ से वो चीज जरूर की जाएगी, कोशिश होगी। बेशक ये चलती रहे, इसी तरह से जारी रहे, डिले होती रहे, नतीजा ना मिले, लेकिन ईरान उसको परसू करेगा, उसको फॉलो अप करेगा, ये सिलसिला। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है काजिम साहब कि अमेरिका वो हर्जाना अदा करे या ना करे, वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें कम से कम ये मैसेज जाता है कि आपने क्राइम किया है, आपका ये जो एक्शन था ये इलीगल था, और हमारा मुतालबा, कानूनी मुतालबा ये है कि आप इसका जवाब दें। उसमें अपने आप एक सिंबॉलिक एक असर है, और ईरान इसको अहमियत देता है, इसकी कोशिश ईरान करता रहेगा। बाकी ये है कि देखते हैं आगे क्या होता है, सूरत हाल क्या होती है। मुझे याद है कि जब जनवरी 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल हुआ था, तो उसके बाद भी ट्रंप ने बाकायदा ट्विटर पर आकर के ऐलान किया था कि मैंने ऑर्डर किया था जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के लिए। तो ये ट्रंप साहब क्या अपने लिए वो एक लंबी चार्जशीट तैयार करा रहे हैं अपनी हुकूमत के दौरान? क्या बाद में उन्हें कुछ और ज्यादा मुसीबतें सामने आ सकती हैं? क्या कोई इंटरनेशनल कार्रवाई ऐसी हो सकती है जिस तरह से नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है? ईरान बहरहाल कानूनी कार्रवाइयां उसके खिलाफ जरूर करेगा, इसके इशारे भी दिए हैं, बयानात भी आए हैं। अच्छा, अब क्या लगता है, ये जो जंगबंदी है गाजा वाली और लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ भी, उसमें रोजाना खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, क्या अब आपको फिर लगता है कि कोई बड़ी जंग फिर से शुरू हो जाएगी? क्या गाजा में कत्लेआम फिर से शुरू होगा? क्या लेबनान में बड़े हमले फिर से शुरू हो सकते हैं, या ये छुटपुट चलता रहेगा? क्या लगता है, आपका अंदाजा क्या है? ईरान में मीडिया किस तरह से बता रहा है इस सिलसिले में? देखिए, गजा की तो सूरत हाल है, ये है कि उस पर एक प्लान के तहत यहाँ पर जंगबंदी कराई गई है। अभी देखना ये है कि वहां पर फोर्सेस किन मुल्कों की तैनात होती हैं, उस पर बड़ा चल रहा है कि किस किस मुल्क की फोर्स जाएगी नहीं जाएगी। इमारात ने कहा है कि कि उसकी फोर्सेस भी जाने वाली थी, कहा है कि नहीं हम नहीं भेजेंगे। पता इस तरह की सूरत हाल है, एक प्रोसेस अभी चल रहा है। तो उस फ्रंट पे मुझे कोई बड़ा अभी डेवलपमेंट ऐसा नजर नहीं आता कि एक बड़ी जंग दोबारा गजा में शुरू हो जाए। बेशक ये भी है कि इजराइल के हमले रुकेंगे नहीं। ये जो हमले इजराइल की तरफ से टारगेट किलिंग असैसिनेशन चल रहा है, ये सिलसिला तो अभी जारी रहेगा। ये इजराइल ने जो हरकतें इससे की हैं, लेबनान में जो कर रहा है, उसको देख के यही लग रहा है कि ये रुकेगा नहीं। लेबनान की सूरत हाल ये है कि लेबनान के बारे में इजराइल में ये बहुत बड़े पैमाने पे ये बहस है मीडिया में कि हिजबुल्लाह बहुत तेजी के साथ अपने को मजबूत करने में मसरूफ है, और हिजबुल्लाह की तरफ से पूरी कोशिश ये है कि वो जितनी भी ताकत हो सकती है वो जमा की जाए।
दूसरी एक चीज बड़ी अहम ये देखने में आ रही है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की मकबूलियत बेपनाह बढ़ी है, बेपनाह। यानी अब ये हो गया है कि बाज इलाके ऐसे थे कि जहां वो हिजबुल्लाह के सपोर्टर रहते थे तो वो अपने आप को बहुत जाहिर नहीं करते थे। जुनूब में तो वाजे था, मशरिकी इलाकों में वाजे था, बाकी इलाकों में अब वो अपने घरों पे, दुकानों पे उन्होंने सैयद हसन नसरुल्लाह की और हिजबुल्लाह का जो परचम है, सैयद हसन नसरुल्लाह की जो तस्वीर है वो खुल के लगाई हुई है। और लोग जो देख के आ रहे हैं वो वहां से जो रिपोर्टें हमें मिल रही हैं वो ये कि हिजबुल्लाह की मकबूलियत अजीब तरह से बढ़ी है, इतनी नहीं थी पहले इस तरह की नहीं थी। और इसकी वजह से ये है कि बाकी लोगों में बड़ा ये सब मुतासिर है, बहुत ज्यादा मुतासिर कि ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही। दूसरी चीज जो है वो अगर हम उसकी सतह पे, फौजी सतह पर देखें तो हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स नए आए हैं, यानी जो पेजर अटैक में जो जख्मी हो गए या शहीद हो गए, उनकी जगह पर जो नए कमांडर्स आए हैं, इनके बारे में इजराइल को भी पता नहीं कि ये क्या है। देखिए, जिन कमांडर्स को इजराइल ने अटैक करके, पेजर अटैक में जख्मी किया, शहीद किया, या वॉकी टॉकी के जो अटैक हुए उसमें जो शहीद हुए, रिजवान जो फोर्स है वहां की बड़ी अहम फोर्स है हिजबुल्लाह की, तो उसकी जगह पर जो आए हैं, ये जो कमांडर्स जो थे जिनको निशाना बनाया गया, इनके पीछे इजराइल ने करीब 20-20 साल से जासूसी की थी। 15 साल 20 साल से एक एक लगाए थे, एक एक कमांडर के पीछे, और उनकी इत्तलात और इस तरह से जमा की थी। इनकी जगह पे जो रिप्लेस के नए कमांडर्स आए हैं, एक तो ये कि जवान है और उनकी मालूमात, उनकी इत्तलात इसराइल के पास नहीं है कि ये कौन है, उनकी जासूसी नहीं कर पाया है। तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा मरहला होगा कि अगर वो अटैक कर, देखिए अटैक क्या करेगा, अटैक मतलब एक हवाई हमले अगर वो करता है, हवाई हमले से तो कुछ कर नहीं पाएगा। हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना, हथियार रखवाना, वो उसका मकसद है, तो हवाई हमले से तो होने वाला नहीं है। इसराइल के लिए तब ये मकसद पूरा होगा जब वो जमीनी हमला करे, और जमीनी हमला करके कब्जा कर ले, उस इलाका पर काबिज हो जाए, और एक एक जगह पर जा जाके हिजबुल्लाह के जो बड़े हथियार हैं उनको खत्म कर दे। तो क्या इसराइल इस पोजीशन में है कि जमीनी हमला कर पाए? आप ये देखिए कि 66 दिन तक बॉर्डर पे लड़ाई होती रही, कमांडर्स शहीद हो चुके थे, सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हो चुके थे, और इसराइल जो अंदर दाखिल हुआ वो 5 किलोमीटर के अंदर तक आ पाया, लेकिन टिक नहीं पाया। 5 किलोमीटर तक वो अंदर आता था और वापस चला जाता, यानी फौजी इजरायली फौजी वहां रुकते नहीं थे इस डर से कि हमला हो जाएगा और मारे जाएंगे। तो वो 5 किलोमीटर के अंदर 60 दिन में वो कब्जा नहीं कर पाया, तो किस उम्मीद पे दोबारा जमीनी कार्रवाई करेगा? अगर जमीनी कार्रवाई करता है, एक तो ये कि इजराइल की फौज की अगर आप हालत देखेंगे, खासतौर पर जमीनी फौज, एयरफोर्स की बात अलग है, एयरफोर्स के उसके पास चूंकि जदीद तैयारे हैं और लेबनान के पास एयर डिफेंस नहीं है, वो जाके हवाई हमला करके चलाता है। लेकिन जब जमीनी कार्रवाई की बात आती है, इसराइल की 3-3.5 लाख की फौज में करीब 80,000 लोगों ने कहा था भाई हमको जंग पे ना ले जाए, हम बीमार हैं, हम नहीं जाना चाहते। तो आप ये सोचिए करीब एक चौथाई हिस्सा जो है वो उसकी ये हालत है जंग की। तो इस पोजीशन में नहीं है कि जमीनी कार्रवाई करे। तो बेशक हिजबुल्लाह के खिलाफ दिल तो इसराइल का बड़ा चाह रहा है, नेतन्याहू का बड़ा चाह रहा है कि एक बड़ा हमला कर दे, लेकिन एक्चुअली उसके बस में नहीं है। हाँ, ये हवाई हमले ये हो रहे हैं, हिजबुल्लाह इनका अभी जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए तो इस दौर से गुजर रहा है कि जिसमें अपने आप को मजबूत कर रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि एक पॉइंट आएगा जब हिजबुल्लाह इन हमलों का जवाब देना शुरू करेगा। उसके पास ताकत है, हिजबुल्लाह के पास लॉजिस्टिक्स हैं, वो मिसाइल, स्ट्रेटेजिक मिसाइल, आम हथियार जो है, भारी हथियार वो तो अपनी जगह पर, लेकिन स्ट्रेटेजिक मिसाइल जो प्रिसीजन मिसाइल होते हैं, जो जाके डायरेक्ट हिट करते, जो रुकते नहीं किसी भी तरह से, वो मिसाइल आज भी हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। हिजबुल्लाह अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो एक स्ट्रेटेजी के तहत इस्तेमाल नहीं कर रहा है। एक वक्त आएगा कि जब हिजबुल्लाह इसका जवाब देगा और देने की पावर उसके पास है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब, आपने तेहरान से हमें बहुत अहम इंफॉर्मेशन दी, खास तौर पर इराक के दाखिली हालात, अमेरिका से ताल्लुकात, इराक की मजबूरी, ईरान के साथ भी वो रहना चाहता है और अमेरिका का साथ भी नहीं छूट पा रहा है। आने वाले वक्त में क्या होगा, जैसे जैसे हालात होंगे हम बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से, नाजरीन से कहूंगा, आज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।